कि अपने खाने के लिए आप धान चावल कर लो, बाकी सारे जने मिलके क्लस्टर बनाओ। अगर एक पूरा गांव मिर्च करने लगेगा, पूरा गांव धनिया करने लगेगा, तो हब बन जाएगा, उसकी मार्केट बन जाएगी, उसकी बाइंग कैपेसिटी बन जाएगी। हमारे फार्मर्स को मार्केटियर बनना पड़ेगा। बड़ी लोकल एनेस्थीसिया देके काम करना पड़ेगा। ये जो हम यूनिवर्सल बना देते हैं ना पॉलिसी, इससे नहीं कुछ होने वाला है। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पानी ही पानी है, तो चलो पानी बेचते हैं। हमारे पे मछली बहुत है। ऐसा हो जाना चाहिए था कि हर 10 किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई फिश प्रोसेसिंग प्लांट दिखना चाहिए था। हम ड्राई फिश बना के, रेडी टू ईट फिश का माल बना के बेच सकते हैं। कहीं कुछ दिखता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम रेडियो ना, कभी कोई रेडियो सुनता नहीं, मोबाइल में देखते रहेंगे रील्स। जब हिंदी कमेंटेटर बोलते थे ना, मैं सुशील दोषी, और वो पूरे बॉल टू बॉल कमेंट्री करते थे, उन्होंने आम आदमी की जिंदगी में भर दिया उसको। रेडियो ने बहुत कुछ बदला है देश में। अभी भी रेडियो बदल सकता है, हमने रेडियो को छोड़ दिया। साथियों नमस्कार, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी मधुबनी रेडियो के कैंपस में, बिहार के मधुबनी ज़िले में, और हमारे साथ हैं राजा सर। सर ने फिल्म, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में काफ़ी कुछ काम किया हुआ है, और हम इनके पास इसलिए आए हैं क्योंकि ये चाहते तो भारत क्या दुनिया किसी कोने में रह सकते थे उम्र के इस पड़ाव पे, लेकिन वो आ गए हैं अपने गांव और 15 एकड़ के इस ऊबड़ खाबड़ फार्म में कुछ करते रहते हैं। और मैं देखता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से, और वहीं से अपना जुड़ाव भी है। तो आप कहीं भी रह सकते, दुनिया किसी कोने में जा सकते थे, आप इधर ही क्यों आए आप? रहा हकीकत यह है कि ऐसा किया मैंने। मेरे पास नैनीताल में कोटाबाग में छोटा एक कॉटेज है, वहाँ पे कुछ करता रहता था। तो फिर ये लगा कि अब इतनी मेहनत इधर उधर कर रहे हो तो जाओ अपने गांव में ही करो, जहाँ अपनी पुश्तैनी ज़मीनें हैं और यहाँ समस्याएं ज़्यादा हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करो, समझो, उनको समझाओ सही हकीकत क्या देखो। तो फिर इसलिए यहाँ आ गया। बिहार का जो ये क्षेत्र है, इसमें सिर्फ नदियाँ ही नदियाँ हैं, तो ज़्यादातर लोग इसे बाढ़ वाला क्षेत्र भी जानते हैं। और ऐसे अगर आप देखेंगे तो काठमांडू के ठीक नीचे हम हैं, तो ये भूकंप वाला भी है। 1934 का सबसे बड़ा भूकंप यहीं आया था। दरभंगा महाराज का ये एरिया है सारा। तो और जैसा कि नाम है इसका, मधुबनी, यानी शहद के वन हुआ करते थे, इस तरह की वनस्पति थी यहाँ पे। और उधर आपका है दरभंगा, द्वार बंग, तो वो बंगाल का द्वार हुआ करता था। तो जो हमारी भाषा है मैथिली, कहते हैं, अब उस पर बहुत तरह के तर्क वितर्क है, वो बंगाली का मतलब फाउंडेशन लैंग्वेज है, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बांग्ला भी बोल लेते हैं, मैथिली। हमारे यहाँ जैसे बहुत बड़े पोइट हुए हैं विद्यापति, तो वो बांग्ला में भी लिखते थे, मैथिली में भी लिखते थे। इसी तरह से रविन्द्रनाथ ठाकुर मैथिली में भी लिखते थे, बांग्ला में भी लिखते थे। एक जैसा कल्चर है बहुत कुछ। और यहाँ के लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं। अगर आप ज़्यादा IAS IPS देखते होगे तो यहाँ की ज़मीन भी उतनी उपजाऊ है और आदमी भी उतना ही दिमाग से बहुत तेज होता है। तो पंडित लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, कुछ शांति का वातावरण है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहने में। तो अभी क्या क्या किया ये जो कैंपस है जहाँ बैठे हैं यहाँ पे, क्या क्या? ये कैंपस को मैं आपको बताऊं, ये कैंपस जो है वो सही मायने में कैंपस है, रूरल कैंपस इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं और हम मान के चलते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ रिसर्चर्स आते हैं जिनको गाँव में लोगों से बात करनी है। मान लीजिए हेल्थ कम्युनिकेशन कोई बना रहा है डायरिया पे या आयरन टैबलेट्स पे, तो वो लोग यहीं रहते हैं, गांव में गए, लोगों से बात किया, हम उनको ऑब्जर्वेशन टेक्निक समझा देते हैं कि हर चीज़ के सवाल नहीं पूछे जाते। ऑब्जर्व करो, आओ मेरे से बात करो, मैं उसका मतलब बता दूंगा। तो आप ऑब्जर्वेशन से क्या समझ सकते हो, आपका कम्युनिकेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये कैंपस यहाँ तरह तरह की चीज़ें होती हैं। किसी ने कहा कि इस मिट्टी में मूँगफली नहीं हो सकती, उसके लिए बालू वाली चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, उगा के देख लेते, नहीं होगी तो नहीं होगी, तो उग गई, डाल देते हैं, उग गई। तरबूज भी उग जाता है। कोई आम कहता है ऐसा नहीं होगा, चलो करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं पहले भी इतना ही गेहूँ धान सब कुछ कर लेता था। अब जैसे हम लोगों के बाबूजी वगैरह रहे होंगे, 10-10, 12-12 भाई बहन होते थे लोग उस टाइम पे। सब ने पढ़ाई की, सब बड़े ऑफिसर हो गए, अच्छे लोग पोस्टों पे आ गए, सब आ गए, क्योंकि पढ़ाई सस्ती थी।
अब आज की डेट में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कम से कम 2-4 करोड़ रुपया चाहिए। अब खेती से तो 4 करोड़ नहीं आने वाला, तो वहाँ दिक्कतें आ गई हैं। खाने पीने की दिक्कत थोड़ी है, इस खेती से कुछ नहीं होने वाला। बहुत लोगों का पैसा नहीं होगा खेती में, मानता हूँ। 90% जो हैं वो लेस देन 2 एकर्स वाले हैं, उनके पास पैसा नहीं। और थॉट प्रोसेस का कितना रोल है इसमें? उनकी जो सोच है ये भी बहुत बड़ा एक मतलब है ना। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप इन्वेस्ट, जो भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हो। आप उतनी छलांग मारोगे ना जितना आपका दिल कहेगा कि मैं पार कर जाऊंगा, उससे ज़्यादा में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इतने सारे आपने कंपेन किए होंगे, किसानों से मिले होंगे, खेती कैसे लाभकारी बने, खेती से कैसे लोग जो भी जिसके पास है वो कमाए, घर चले और अच्छे चले, मतलब हमेशा वो मर के क्यों जिए, वो अच्छे से जैसे लोग बाकी रहते हैं वो उसकी सोच को आपको बदल के उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मैंने शायद महाराष्ट्र का ही कोई यूट्यूब पे एक प्रोग्राम देखा था। उस भाई के पास हार्डली एनी ज़मीन है, उसने 25-30 नींबू के पेड़ लगा रखे हैं और वो बड़ी सिचुएशनल जगह पे बैठा हुआ है। वो रोज़ उसमें से करीब 100-200 नींबू निकाल लेता है और उसके जहाँ वो रहता है उसके दोनों साइड ढाबे हैं। 20-20, 25-25 नींबू कोई भी ढाबे वाला ले लेता है। वो 2 रुपये से लेके 5 रुपये तक का बिकता है, तो 500 रुपये रोज उसकी हो गई ना, उतने ही दूर में। ऐसे करके जब खेती सिखा दी जाएगी ना तो फिर लाभ कि अपने खाने के लिए आप धान चावल कर लो, बाकी सारे जने मिल के क्लस्टर बनाओ। अगर एक पूरा गाँव मिर्च करने लगेगा, पूरा गाँव धनिया करने लगेगा तो हब बन जाएगा, उसकी मार्केट बन जाएगी, उसकी बाइंग कैपेसिटी बन जाएगी। हमारे फार्मर्स को मार्केटियर बनना पड़ेगा, वो दिमाग की सोच वैसी बनानी पड़ेगी। वो चीज़ अभी जैसे हम टीवी में देखते हैं ना कि उसको टमाटर का भाव नहीं मिला, ट्रैक्टर के नीचे दबाना पड़ गया, सड़क पे फेंकना पड़ गया। वो आपसे ये नहीं बता रहा कि जब पहले 3 दिन गया था क्या हुआ था। जो पहली 3 तुड़ाई उसने की, जो तब जाके मंडी में बेच के आया, तब किस रेट पे बेच के आया था। अभी जो लास्ट वाला है, आते आते इतना माल आ जाता है कि उसका रेट ही नहीं मिलता, तो वो फेंकना ही पड़ेगा, क्या करेगा। कब जाना है, कौन सी चीज़ उपजानी है, कहाँ बिकना है। अब जैसे यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ कोई कमर्शियल हब ही नहीं है। मैं अगर मान लीजिए यहाँ मशरूम ही उगा लूँ, सब चीज़ें हैं जो मशरूम के लिए चाहिए, बेचूँगा किसको, खरीदेगा कौन। या तो सिलीगुड़ी भेजूँ बस से, या एयर से मैं दिल्ली भेजूँ, तो वहाँ पास में और मार्केट है, मैं कैसे कम्पीट करूँगा। हापुड़ से आ जाएगा माल, करनाल, सारे बिहार के लोग वहीं बना रहे हैं बैठ के, यहीं के लोग जाते हैं सारे। तो हम क्या कर लेंगे उसमें। मैं कहाँ हूँ, क्या बेच सकता हूँ, कितनी जल्दी में कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मिला जुला के काम करना पड़ेगा। और सर ये तो है गवर्नमेंट का इस तरह, क्योंकि आप तो सुन, जाहिर सी बात है उनकी योजनाओं को सुन, तभी तो हम कुछ काम कर पाते हैं। थॉट आता ही होगा वहाँ पे, आपसे होता बहुत बार बुला के पूछा भी गया या बात चलती होता फार्मर होता इनफॉर्मल हो, तो क्या वो लोग कितना गंभीर हैं इन सब चीज़ों को लेकर कि उद्यमिता है, काम हो। मुझे कई बार लगता है उनके भी हाथ बंधे होते हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फिशरीज़ का। फिशरीज़ पे अगर कोई स्कीम निकलती है तो बोलते हैं मछुआरों को, यानी जो मल्लाह जाति के लोग हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा। ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ वही काम करते हैं फिशरीज़ का। आपके पास तालाब है, मेरे पास है इतने तालाब, मुझे दे दो वो बेनिफिट, नहीं देंगे क्योंकि मैं मल्लाह नहीं हूँ जात का। और वो क्यों पॉलिटिकल कारण है तो वो फंस जाते हैं वहाँ पे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ काम अलग से ही कर रहे होंगे। अब जैसे आप देखो, जैसे बागवानी का जितना भी काम है ना वो सारा हमारे मुस्लिम भाई लोग करते हैं। आरती जितने भी मिले होंगे आपको भी, जितने भी सारे मार्केट में मुस्लिम भाई लोग करते हैं। मैं तो कई बार मजाक करता हूँ, जब ये अपना रमज़ान का टाइम चलता है ना तो बड़ी महंगी होती है, मतलब नींबू भी, मतलब केला अमरूद महंगा होता है। अब मैं उनको कहता हूँ अरे ये तो भगवान का काम है, इस आज के टाइम पे तो थोड़ा सस्ता बेचा करो, तुम तो अपने को ही काट रहे हो। तो हंसते हैं मेरे पे, पर धंधा है ना भाई। तो अब आप कह दो कि नहीं आप तो कुजड़े नहीं हो जी, आपको नहीं मिलेगा या आपको, तो उनकी पॉलिसीज़ में थोड़ा बहुत गड़बड़ है। अब जैसे वो क्या करते हैं, मैं बिहार का बताऊं, जैसे इम्प्लीमेंट्स मिलने हैं, खरीदने हैं आपको, तो वो दिसंबर में मार्केट वो निकालेंगे कि अब आप अप्लाई करो, फिर हम देखेंगे, फिर हम देंगे। अरे भाई हमारा कैलेंडर हार्वेस्ट है ना, रबी खरीफ कैलेंडर है, तब पैसा आता है। तुम एप्लीकेशन पूरे साल लेते रहो, दे देना, तब हमको हमारे पास पैसा आएगा। तुम्हारे कैलेंडर से हम कैसे चलेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम क्या करें। अब जैसे पूर्णिया अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे मक्का होता है बहुत,
और वो मक्का अब जो है वहाँ से ट्रक भर भर के ले जा रहे हैं स्लेज बनाने के लिए, जो बकरी चारा वगैरह गाय वगैरह को खिलाने के लिए। वो यूनिट अगर यहाँ लग जाए तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बच जाएगा ना। तो इस कहाँ क्या है, हब कैसे बनेंगे, बड़ी लोकल एनेस्थीसिया देके काम करना पड़ेगा। ये जो हम यूनिवर्सल बना देते हैं ना पॉलिसी, इससे नहीं कुछ होने वाला है। बहुत बहुत लोकलाइज स्टेज पे करना पड़ेगा। अब जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पानी ही पानी है, तो चलो पानी बेचते हैं। बहुत सारे स्टेट के पास पानी नहीं है, बहुत लोग पास नहीं है। हाँ, तो जहाँ से पानी का उत्पाद मतलब ट्रेन बनाते हैं, पानी चलाते हैं। हमारे पास मछली बहुत है, तो क्यों अभी मतलब ऐसा हो जाना चाहिए था कि हर 10 किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई फिश प्रोसेसिंग प्लांट दिखना चाहिए था। हम ड्राई फिश बना बना के, रेडी टू ईट फिश का माल बना बना के बेच सकते हैं। है ही कहीं, कुछ दिखता ही नहीं है। आपका जो मधुबनी है रेडियो, ये कैसे कितना समय निकाल पाते हो? मैं इसको 2 घंटे सुबह, रात के 2 घंटे रिपीट होता है। ये सुबह 10 से 12, 6 से 8। मैं इसको अपने हिसाब से चला लेता हूँ। तो मैं जब भी कुछ रिकॉर्ड करना है, आपसे इंटरव्यू सब दिन में जैब के चलते फिरते जिसके टाइम हो करके, और मैं उसको प्रोग्राम में डाल देता हूँ। और ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। एसी से लेके लाइट, ट्यूब, कंप्यूटर सब अपने आप ऑन होंगे, अपने आप ऑफ होंगे, अपने आप ब्रॉडकास्ट होंगे, शीट बनेगी, सब कुछ हो जाएगा। वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। मेरे पे सिर्फ इतना डिपेंडेंट है कि मैं उसको खाना खिला दूँ, उसको मैं प्रोग्राम दे दूँ, बाकी वो अपने आप ऑटोमेटिकली चलता है। पर हालत ये है कि कम्युनिटी रेडियो है हमारा, कमर्शियल तो है नहीं, कोई इनकम नहीं होती इससे, और बिहार में सपोर्ट नहीं है हमारे पास जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है। बाकी जगह तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, और रेडियो सेट्स नहीं है। तो इसकी जो रूपरेखा है बदलनी पड़ेगी सरकार को, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर भी अभी चला रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। सबसे बड़ी बात है पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम रेडियो ना, कभी कोई रेडियो सुनता नहीं, मोबाइल में वो मोबाइल में देखते रहेंगे रील्स, उसके साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते। ऑथेंटिसिटी अभी भी उसी की सबसे ज़्यादा है, बिलीवेबिलिटी अभी भी सबसे, रेडियो में पता करो, BBC में पता करो, उसमें पता करो। और पुरानी जनरेशन है यहाँ अभी भी जिंदा जो सिलोन सुनती थी। आप देखिए ना, बड़े मज़े की बात है कि जैसे क्रिकेट है, राजा महाराजा खेलते थे, राज सिंह डूंगरपुर खेलते थे, पटौदी साहब खेलते थे, बड़े बड़े लोग, राजा लोग खेलते थे, अंग्रेज लोग खेलते थे। तो वो गली में कैसे आ गया? गली में आया हिंदी कमेंट्री की वजह से। जब हिंदी कमेंटेटर बोलते थे ना, मैं सुशील दोषी, मुरली मनोहर मंजुल कानपुर के मैदान से बोल रहा हूँ, और वो पूरे बॉल टू बॉल कमेंट्री करते थे, उन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी में भर दिया उसको। रेडियो ने बहुत कुछ बदला है देश में। अभी भी रेडियो बदल सकता है, हमने रेडियो को छोड़ दिया, तो हमको उसको वापस पकड़ना पड़ेगा। आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ट्रेन में हो, तो आप देखना नहीं चाहते, आप कुछ सुनना चाहते हो, तो वो पॉडकास्ट शुरू हुआ था वहाँ से। इट वॉज अ ऑडियो थिंग, उसमें इंटरव्यूज़ हैं, जोक्स हैं, तरीके हैं, कहानियाँ हैं, वो पॉडकास्ट वो होता था। अब सडनली मैं देख रहा हूँ सारे के सारे वीडियो इंटरव्यूज़ हैं। फ़र्क इतना है कि उसमें माइक दिखता है। पहले जो हम वीडियो इंटरव्यू लेते थे तो माइक कंसील्ड रहता था, कहीं लगा दिया पीछे आवाज़ आ गई। अभी इसमें माइक दिखता है और उसको वो पॉडकास्ट कहते हैं। हाउ डज इट डिफाइन एज अ पॉडकास्ट? वाई इज इट नॉट अ रेडियो स्टूडियो रिकॉर्डिंग? पॉडकास्ट का मतलब अभी ये जो हम कर रहे हैं क्या है, पॉडकास्ट या रिकॉर्डिंग है? तो फिर माइक दिखने से ही थोड़ी हो जाता है। उसको क्यों पॉडकास्ट बोलते हैं मेरी समझ में नहीं आता है। चल जाता है पर हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ट्रेंड आएगा जब फिर वापस लोग ऑडियो पे जाएंगे, टाइम नहीं होगा देखने का। अभी देखें ना क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप एक 3 मिनट की स्टोरी कर रहे हो वीडियो के लिए, ठीक है, 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड, ठीक है। 180 सेकेंड में 100 सेकेंड के विजुअल होने चाहिए अलग अलग। तो अगर एक विजुअल 6 सेकेंड 7 सेकेंड का है तो आपको कितने विजुअल चाहिए, और उसके बाद जो बच गया वो P2C कैमरा में बोलने के लिए चाहिए, तो उतने 20 शॉट्स चाहिए ना आपको। तो वो तो कोई करता नहीं है। अभी आप टीवी खोलो, एक आदमी ऐसे बोल रहा होता है, या एक दूसरे को भी पकड़ लाता है, वो भी बोल रहा होता है। तो ये तो रेडियो का काम है, इसमें आपको कैमरा की जरूरत नहीं है। दिखा क्या रहे हो आप? तो दिखने के लिए भी तो होना चाहिए ना, विजुअल मीडियम है ना, वो तो है ही नहीं। 2 आदमी बात कर रहे हैं, ये कोई देखने की बात है? ये तो सुनने की बात है। तो रेडियो पे सुन सकते हैं, कुछ फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। तो जब वो थक जाएंगे ना लोग ये चेहरे देखते देखते। अच्छा, फिर क्या हो गया कि अचानक हमारे देश में जो रिपोर्टिंग है या यूट्यूबर्स हैं, ये पता नहीं किससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ मोबाइल जर्नलिज्म या कुछ, तो मैं उनको समझाता हूँ बी योरसेल्फ। वो चीख चीख के बोलना, नाच नाच के बोलना, हल्ला करना,
इस तरह की जो चीज़ें हैं फिर वो दुखी करती हैं, और वो ट्रेंड्स जाएंगे, लोग थक जाएंगे तो हो जाएगा काम। अपने लौट के वापस आएंगे। हाँ, आना पड़ेगा ऐसे। और सरकारों को भी समझ में आया कि इस तरह के जो सामुदायिक नहीं, ऐसे भी कुछ प्रयास ना हैं कुछ रोल करने पड़ेंगे, मतलब अलाइन करने पड़ेंगे। क्या जा रहा है तो बहुत डेंजरस है ना, मतलब कोई भी कुछ बना के चला दे रहा है। वो एक ट्रेंड बन गया, एक शौक बन गया है कि नहीं मैं भी यूट्यूबर। मतलब आप बेसिक्स नहीं मिलेगा आपको, वो लेवलियर माइक्रोफोन लेके इंटरव्यू ले रहा होगा ऐसे ऐसे। तो मैं पूछता हूँ उन लोगों को कि तुम स्विस नाइफ से केक काटेगा बर्थडे का? हर चीज़ के लिए हर एक चीज़ बनी है ना, तो फिर इससे क्यों इंटरव्यू ले रहा था? पर अब तो बहुत मतलब चीज़ें बहुत ना भी आए मत कर, गलत क्यों कर रहा है? ऐसे आगे घुमाते रहना। लोग बाहर के लोग भी देखते हैं ना, बोलते हैं क्या है ये इंडिया में क्या हो रहा है। और जबकि सब कुछ आप मोबाइल पे कर सकते हो इतना अच्छा।